सभी को नमस्कार। सेकेंड ग्रेड फिजिक्स में नेक्स्ट जो यूनिट है अपनी यूनिट नंबर 5 कार्य ऊर्जा शक्ति, 1 से लेकर 4 तक की यूनिट मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सबने अच्छे से कर ली होगी कवर। ठीक है, और हर एक यूनिट का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको शुरू में एनालिसिस में बताया हुआ है। तो कार्य ऊर्जा शक्ति से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके आरपीसी सेकेंड ग्रेड फिजिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। और जितने भी जो सरलतम जो चैप्टर हैं, ईजीएस्ट जितने भी टॉपिक हैं, उन सब में ये चैप्टर के क्वेश्चन मुझे लगता है आपके सीधे सीधे लग जाएंगे। इसलिए वही सेम तरीका है आपको पहले वाला ही। पहले आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो 10-15 पेज जो नोट्स के आपको उपलब्ध कराए गए हैं किसी चैप्टर में, इसके तो शायद 5 या 6 पेज के अंदर ही पूरा हो गया है। वो आपको पहले पढ़ना है, फिर 10 से 20% समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद में वीडियो देखना है ये, ठीक है। और उसके बाद में फिर दोबारा नोट्स पढ़ के फिर आगे जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं वो लगा लो, फिर आपका काम हो जाए। 2 से 3 क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर में 4 ही टॉपिक हैं सिलेबस ओरिएंटेड जो है। एक टॉपिक है वर्क डन, और ये वर्क डन पे 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो नियत बल द्वारा और एक परिवर्ती बल द्वारा। तो इन दोनों में से आप मान के चलो 100% एक क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा वो अभी अपन कर लेंगे, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तीसरा है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव, संरक्षित और असंरक्षित बल। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, एक न्यूमेरिकल आएगा तो स्थितिज ऊर्जा के साथ कैसे संरक्षित बल को जोड़ के किया जाता है उसका भी मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा। और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर लास्ट चौथा क्वेश्चन है शक्ति का, छोटा सा फॉर्मूला है, वहाँ से डायरेक्ट एक सीधा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 4 टॉपिक अपने को कवर करना है, फिर कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या क्या इनका कंसेप्ट है वो एक बार देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका है कार्य, वर्क डन। पहला चैप्टर का जो आपको तरीका बताया था वापस उसी तरीके से चलता हूँ। कार्य मतलब जो भौतिक राशि है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, परिभाषा, सूत्र, फॉर्मूला जो है उसका, और उसकी मात्रक और विमा आपको होना चाहिए, ठीक है। बल और विस्थापन, ठीक है। आपको वेक्टर वाले चैप्टर में एक बार वापस जाना है, ठीक है। वेक्टर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था एक तो अदिश गुणनफल और एक पढ़ा था आपने सदिश गुणनफल, ठीक है। अदिश गुणनफल था a डॉट बी वेक्टर इक्वल टू a का परिमाण b का परिमाण, उन दोनों के बीच में कोई कोण था थीटा, कोस थीटा, ठीक है। ये आपका अदिश गुणनफल था। कार्य के बारे में भी आपको क्या करना है, कार्य W बराबर F वेक्टर बल सदिश और विस्थापन सदिश S वेक्टर का अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल का मतलब सीधी सीधी बात है कार्य क्या है, अदिश राशि है, पहली बात। दूसरी बात, इसका मात्रक ले लेते हैं तो बल का मात्रक हो गया kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, विस्थापन का मात्रक हो गया मीटर। तो इसको आप लिख सकते हो, एक मात्रक तो ये हो गया kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। दूसरा, इस बल के मात्रक को लिखते हो आप न्यूटन, विस्थापन के मात्रक को लिखते हो मीटर, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर को आप जूल भी कहते हो, और यहाँ से भी जूल, इसको भी आप जूल कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से एक मात्रक हो गया जूल जे। विमा की आप बात करो तो यहाँ से आप विमा, कार्य की विमा क्या मिलेगी आपको, m1 L2 T-2, ये कार्य की विमा है। ऊर्जा की विमा भी यही होती है, उसका मात्रक भी जूल होता है, और उसको आगे आप देख लोगे कि कार्य और ऊर्जा में कुछ समानताएं हैं, किस प्रकार से वो आपस में मिल जाते हैं, ये बात आप समझ। तो कार्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, एक तरीका, ठीक है। अब ये जो है अदिश गुणनफल, कार्य W बराबर Fs अदिश गुणनफल, इसको आप लिख सकते हो Fs कोस थीटा, ठीक है। इस कार्य का मान 3 बातों पे डिपेंड करता है। मान लो एक तरीका है कि F बराबर 0, इसका मतलब कार्य W बराबर 0, पहली स्थिति। दूसरा, S बराबर 0, यानी आप धक्का लगा रहे हो, उसका कोई विस्थापन ही नहीं हो रहा है, तो भी कार्य बराबर 0। तीसरा, विस्थापन इधर हो रहा है, बल इधर लगा रहे हो, यानी 90 डिग्री का कोण है, तो भी W बराबर क्या हो जाएगा, 0, कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। ये 3 स्थितियों में कार्य का मान 0 हो सकता है, ठीक है। यानी ये कोई बॉक्स है आपका,
ये रखा हुआ है, इस दिशा में आप बल लगा रहे हो, इधर की ओर विस्थापन हो रहा है, ठीक है। ये कोण है 60 डिग्री, ऐसे मान सकते हो, 30 डिग्री, जो भी आप मानो, ठीक है, 60 डिग्री मानो, ठीक है। और इसका द्रव्यमान है m और विस्थापन हो रहा है इसका इधर की ओर, ठीक। तो किया गया कार्य बराबर क्या होगा, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, या फिर एफ एस कोस थीटा, W बराबर एफ एस कोस 60 डिग्री। F का मान दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, मान लो 10 न्यूटन है, S का मान है मान लो 5 मीटर है, तो यहाँ से आपको 10 गुणा 5 गुणा कोस 60 का मान कितना हो गया, 1/2, तो ये हो गया 25 जूल कार्य। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आपके आ गया आरपीएससी में, द्रव्यमान दिया हुआ है, बल आपको दिशा दी हुई है या कोण दिया हुआ है, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। दूसरा तरीका ये है कि F का मान दिया हुआ है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, विस्थापन का मान दिया हुआ है S वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, और आपको पूछा है कार्य का मान बताओ। फॉर्मूला है W इक्वल टू एफ डॉट एस, अदिश गुणनफल। वेक्टर वाले चैप्टर से आपको बताया था W इक्वल टू एफ का मान रखो आप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, अदिश गुणनफल करना है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। W बराबर अदिश गुणनफल में आप उस चैप्टर को आपने समझा होगा, सीधा सीधा गुणा i कैप को i कैप से हो गया, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ से i को i से गुणा करो तो ये आ रहा है 6, फिर j को j से करो माइनस का 12, और उसके बाद में ये हो गया प्लस का 8। आंसर आपको क्या आ जाएगा, 8 6 14 और माइनस 12 2 जूल। ये कार्य का एक दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन। F वेक्टर दे दिया, S वेक्टर दे दिया, ठीक है। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बताऊं क्या बन जाता है, कोई m द्रव्यमान का कण है, ठीक है, और जिसके निर्देशांक हैं बिंदु A पे 2 और 3, उस m द्रव्यमान कण पे F इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन का बल आरोपित लगाकर इस द्रव्यमान को B बिंदु जिसके निर्देशांक है 3 और 4 पर विस्थापित कर दिया जाता है। यानी पहले मान लो कोई एक m द्रव्यमान का कण A बिंदु पे था जिसके निर्देशांक 2 और 3 थे, ठीक है, और उसको यहाँ से यहाँ पे ले गए जिसके निर्देशांक है 3 और 4, और इस पे बल लग रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, इस दिशा में एक बल लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने में डेल्टा x या s विस्थापित करने में किया गया कार्य बताओ। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में आरपीएससी एग्जामिनर को आपको यही समझना है कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं बस, ठीक है। वो टाइप ऑफ क्वेश्चन आप कर जाओ, फिर कैसा भी एग्जाम पेपर टफ आए इजी आए आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप W इक्वल टू क्या करोगे, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। W इक्वल टू F का मान है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये तो हो गया। अब S वेक्टर मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का विस्थापन सदिश, तो उसके लिए वापस वेक्टर वाले चैप्टर में आ जाओ तो क्या था, S वेक्टर इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। यहाँ से S वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 2 1 i कैप प्लस 4 माइनस 3 1 j कैप। यहाँ से S इक्वल टू क्या मिला, i कैप प्लस j कैप। W बराबर क्या मिल जाएगा, 2i कैप डॉट i कैप 1 हो गया प्लस 3j कैप, आंसर आ जाएगा 5 जूल। ये एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्या हैं, नियत बल द्वारा किए गए कार्य। यहाँ पे F आपको हमेशा कांस्टेंट दिख रहा है, ये नहीं है कि जैसे जैसे विस्थापन बदल रहा है और वहाँ पे आपको बल का मान बदल रहा है। तो नियत बल द्वारा किए गए कार्य तो ये हो गया। आपको सीधा W बराबर फॉर्मूला क्या लगाओगे,
एफ डॉट एस वेक्टर या एफ एस कोस थीटा। परिवर्ती बल द्वारा, परिवर्ती बल का मतलब ये है कि पहले मान लो ये आपका विस्थापन है और ये आपका बल है, ठीक है। अब यहां से मान लो पहले आपका यहां इस स्थिति x1 पे थे आप, बल लग रहा था यहां पे, इसके सामने ये पॉइंट 2 न्यूटन का 3 न्यूटन का कुछ भी। उसके बाद में जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो कई बार बल का मान बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, बल का मान परिवर्तनशील है x2, ठीक है। अब आपको नियत बल मानते आप सीधा सीधा ऐसे होता, एक तरीका तो ये था कि हाँ ये नियत बल लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो फिर आप एफ एस कोस थीटा करके सीधा फॉर्मूला ये लग जाता। अब आपको क्या करना, नियत बल नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आपको क्या करना है, समाकलन करना है। ये एक छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, क्षेत्रफल है, वापस वही एक पहले पिछले वाले चैप्टर में भी आया था कि बल और समय का जो ग्राफ था और समय x के बीच के जो क्षेत्रफल था वो बता रहा था आवेग को। उससे पिछले वाले चैप्टर में वेग और समय के बीच में ग्राफ आया था और समय x के बीच में जो क्षेत्रफल बन रहा था उसको आपने बताया था विस्थापन को। यहाँ पे फिर दोबारा बल और विस्थापन के बीच में ग्राफ आ गया है, और बल और विस्थापन यानी वापस आप देखो न्यूटन हो गया और विस्थापन गुणा करो, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल आप निकालते हो तो एरिया वाइज तो क्या आ जाएगा, जूल। और इसका मतलब ये किसको बताएगा, कार्य को बता रहा है। यानी इस विस्थापन x के बीच में और ये ग्राफ के बीच में जो भी बन रहा है उसका जो क्षेत्रफल बताएगा वो आपको क्या बताएगा, कार्य बताएगा, कार्य बताएगा। इसका मतलब आप इस विस्थापन को ले लो आप dx और यहाँ पे बल है मान लो f इस, और ये कोई एक स्लेब बन गई है, इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, ये आयत दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगुलर दिख रहा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इसका क्षेत्रफल f इंटू डी एक्स और थोड़ा सा कार्य dw, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको इतना सा कार्य, यहाँ से यहाँ तक dx विस्थापन के लिए आपको इतना कार्य करना पड़ा, तो x1 से x2 करने के लिए पूरे को जोड़ देंगे, और जोड़ने को क्या बोलते हैं, समाकलन का अर्थ होता ही जोड़ना है। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि ये पूरा संपूर्ण कार्य निकालने के लिए आप w बराबर क्या आ जाएगा, समाकलन कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक, और ये हो गया f इंटू डी एक्स। ये आपका परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल कैसा है वो आपके नोट्स में देख लेते हैं अभी। परिवर्ती बल द्वारा कोई भी किया गया कार्य, फॉर्मूला है लिखा देता हूँ, हाँ ये है देखो, ये हो गया आपका परिवर्ती बल का। इस पे क्वेश्चन देखो कैसे आता है। एफ वेक्टर आपको एफ दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 न्यूटन में, ठीक है। और इस बल द्वारा x बराबर 1 मीटर से x बराबर 2 मीटर तक किसी m द्रव्यमान की वस्तु को विस्थापित करने में किया गया कार्य होगा। फॉर्मूला क्या है, W बराबर x1 से x2 f इंटू डी एक्स। समाकलन x1 का मान है 1 से 2, f का मान है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। समाकलन करो, आंसर क्या आएगा, W बराबर 3x स्क्वायर का समाकलन ये हो गया आपका 3x स्क्वायर का यानी x क्यूब बट्टे 3, लिमिट है 1 से 2 प्लस 2 x का समाकलन x स्क्वायर बट्टे 2, लिमिट है 1 से 2, 1 इसका समाकलन हो जाएगा x, लिमिट है 1 से 2। W बराबर क्या मिलेगा, ये कट गया, 2 का क्यूब 8 माइनस 1, फिर ये कट गया 4 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1,
W इक्वल टू 7 + 3 + 1 11 जूल। ये परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। अगर आए दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसे करना है आपको। अगर पेपर का लेवल इजी रखा तो नियत बल द्वारा किया गया कार्य जो आपने 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लिए थे वो आएगा। अगर उसको टफ भी, इसको टफ नहीं कह सकते, आरपीएससी का पेपर टफ बनाने के पीछे का लॉजिक मतलब 2 तरीके के होते हैं। या तो कंसेप्चुअल उसको बहुत ज़्यादा टफ बना दो, तो वो तो आपका सेकेंड ग्रेड में फिजिक्स का मुझे लगता नहीं है बनाएंगे। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री, बायो और आपके फिजिक्स काफ़ी सारा कंटेंट एक साथ पढ़ना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो लेके चलेंगे। ठीक है, तो कंसेप्चुअल टफ तो वैसे नहीं बनाएंगे। दूसरा टफ बनाने का एक लॉजिक है, वो आपके ज़रूर बन सकता है। उसके पीछे का ये है कि पेपर में थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल हैं क्वेश्चन है उनकी कैलकुलेशन को थोड़ा लंबा कर दो, ऑटोमेटिकली टफ हो जाएगा। कैसे? कि वही क्वेश्चन को आप करने में, ये आपको क्वेश्चन आ रहा है लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, तो ये अपने आप को इसको अटेम्प्ट करेगा, उसमें 2 मिनट लेके जाएगा, और इतना टाइम तो है ही नहीं आपके पास क्वेश्चन करने का। तो इसको भी आप टफ बनाने का दूसरा तरीका है। आरपीएससी के 2 ही तरीके हैं, एक कंसेप्चुअल टफ बनाना, एक पेपर को लंबा बना दो, अपने आप टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। तो नियत बल द्वारा और परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य हैं। इन पे क्वेश्चन देखो, आपके पेज नंबर 2 पे है। एक बल F दे रखा है, विस्थापन दे रखा है, किया गया कार्य, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको सीधा सीधा दे रखा है, एक बल और विस्थापन के बीच में ग्राफ दे रखा है। ये विस्थापन x है, ये बल F है, और ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, ये आया हुआ है आरपीएससी में। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 10 न्यूटन, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको 10 मीटर, यहाँ पे दिया हुआ है 30, और यहाँ पे दिया हुआ है 40। ठीक है, यहाँ पे 0, ये आपको दिया हुआ है। और पूछा है किसी गतिशील कण के लिए दिए गए बल विस्थापन ग्राफ में यदि वस्तु को मूल बिंदु से 40 मीटर तक विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य ज्ञात करो। किया गया कार्य कहने का मतलब ये आपकी बार तो वही फॉर्मूला क्या है, W बराबर समाकलन F इंटू dx। ठीक है, x1 से x2। तो अब की बार तो आपको समाकलन F का मान वो कोई फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। यहाँ से नियत बल लग रहा है, फिर एक समान रूप से बढ़ रहा है, इसका मतलब या तो ऐसा दिया हुआ होगा, आपने अभी किया था ऐसे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया था। अब ये कोई आकृति नहीं बन रही है तो आपने कोई क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं लगाया। क्यों? इसका कोई फॉर्मूला बन ही नहीं। कौन सी आकृति है? कोई ना समांतर चतुर्भुज है, ना चतुर्भुज है, ना बहुभुज है, कोई सा भी कुछ नहीं दिख रहा है आपको। इसलिए आपने सिंपली क्या किया, W इक्वल टू एफ डी एक्स समाकलन, एक ये तरीका। दूसरा, अगर कोई ज़रूरी नहीं है, ये अगर ऐसे दिया हुआ हो, सीधा सीधा कोई आकृति बन रही है, तो फिर वो एफ डी एक्स फॉर्मूला तो वही है, लेकिन उसको आप सोल्व करोगे तो डायरेक्ट कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल ही तो ज्ञात कर रहे थे। तो वही बात है, एफ इंटू डी एक्स, यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो यहाँ पे 3 आकृतियाँ बन रही है। एक तो ये वाली त्रिभुज बन रहा है, एक फिर ये वाला बन रहा है, और फिर वापस ये बन रहा है। इन सब का क्षेत्रफल एरिया निकाल कर जोड़ दो, यहाँ से आपको किया गया कार्य W बराबर आ जाएगा। इसका आंसर क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 गुणा 10, फिर इसका कितना है 20 गुणा 10, फिर इसका भी कितना है 1/2 10 गुणा 10। यहाँ से W बराबर कितना आ रहा है, ये हो गया 50, ये हो गया 200, फिर ये हो गया 50, आंसर आ रहा है 300 जूल। ठीक है, 300 जूल आपके ये एग्जाम में आया हुआ है। सीधा सीधा ग्राफ दिया, अब आपको उसका एरिया निकालना है बस। ठीक है, अगर इस रूप में दिया होता है, ये ऐसे उबड़ खाबड़ दिया होता या अनियमित कोई ग्राफ आता, तो फिर एफ डी एक्स उसका फिर समाकलन करके फिर दूसरा जो पीछे वाला बताया था मैंने, ऐसे करना था। या फिर सीधा दिया हो तो ये भी एक तरीके, ये परिवर्ती बल ही तो है, पहले यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट रह रहा है, फिर वापस कम हो रहा है। इसका मतलब हर एक समय पे इसका मान, बल का मान एक समान नहीं है, तो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य हो गया ये। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है उसी पेज नंबर 2 पे, एक वस्तु 5 न्यूटन बल के अधीन सीधी रेखा में 10 मीटर की दूरी तक गति करती है। यदि किया गया कार्य 25 जूल है तो वस्तु एवं बल एवं वस्तु की गति की दिशा के मध्य कोण पूछा है आपको। अगला क्वेश्चन है, देखो F का मान दे रखा है 5 न्यूटन। ठीक है, और
विस्थापन का मान S बराबर दे रखा है 10 मीटर, W बराबर दे रखा है 25 जूल, और पूछा क्या है कि ये वस्तु है, बल F इधर लग रहा है, मान लो विस्थापन S इधर लग रहा है, तो ये कोण थीटा पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ऐसे ही आपके रिपीट हो सकता है। यहाँ से एफ इक्वल टू एफ एस कोस थीटा और डब्ल्यू अपॉन एफ एस इक्वल टू कोस थीटा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कोस थीटा बराबर डब्ल्यू का मान 25, एफ का मान 5, एस का मान 10, 1/2। तो कोस थीटा बराबर 1/2, कोस थीटा इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या है, थीटा का मान कितना हो जाए, 60 डिग्री ऑप्शन में आ रहा है ना। कोस 60 डिग्री का मान 1/2, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। ये आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल और हैं। तो ये बल द्वारा किया गया कार्य, ये आपका टॉपिक हो गया। एक टॉपिक था आपके कार्य, नियत बल द्वारा और परिवर्ती बल द्वारा। कार्य का इंट्रोडक्शन, फॉर्मूला, मात्रक विमा हो गई उसके बाद में, और उस पर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन बन गए, और इन पे भी कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो हो गया। उसके बाद में वापस दूसरे टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या था आपका, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा। ये पहले भी पिछले वाले टॉपिक में हो गया। पहला गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 1/2 mv², ठीक है। m द्रव्यमान है, v वेग है। संवेग का फॉर्मूला क्या था, p बराबर mv। लास्ट वाले चैप्टर से बात कर रहा हूँ, दोनों को मिला दो, ऐसे कुछ मिल रहा है क्या आपको, p बराबर ऐसे लिख सकते हैं mv, यानी दोनों में, यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये k है, गतिज ऊर्जा को सिर्फ k से लिख रहा हूँ, 2k इक्वल टू mv²। ये इधर आ गया, फिर m से गुणा कर दो, ये m² हो गया, ये भी m आ गया इधर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2mk इक्वल टू p²। यहाँ से p बराबर क्या मिलेगा, 2mk। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपके पिछला चैप्टर और इस चैप्टर को मिला के, संवेग और गतिज ऊर्जा में समझ, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, इस चैप्टर में कार्य है, तो कार्य गतिज ऊर्जा में भी समझ क्या होता है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 mv² माइनस 1/2 mv² बराबर किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी कार्य ऊर्जा पर में W बराबर डेल्टा K, ये हो गया आपका। यानी किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग दिया हुआ था, मान लो 2 मीटर प्रति सेकेंड, और उसका द्रव्यमान दिया हुआ है, और उस पर ये कह दिया कि उस पर किसी बाह्य बल द्वारा उसके वेग को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर प्रति सेकंड तक कर दिया गया। तो बताओ बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब विस्थापन आपको दिया हुआ नहीं है, और सिर्फ आप क्वेश्चन देखो, समझो मैं ये कह रहा हूँ, कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m बराबर 2 kg है, और उसका वेग है u बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड, और एक कोई बाह्य बल F है जिसके द्वारा उस वस्तु का वेग v कर दिया, और वो भी हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो बताओ कितना कार्य किया गया। तो यहाँ से कार्य का फॉर्मूला आप पिछले वाले इंट्रोडक्शन से जाओगे तो F इंटू dx होगा, वो यहाँ पे है ही नहीं। तो फिर कार्य ऊर्जा पर में से आपको लगाना, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया गया कार्य, कार्य ऊर्जा पर में यही है। तो यहाँ से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, 1/2 mv² माइनस v1², यही परिवर्तन हुआ, m समान है ना इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/2 m का मान 2 और v2 का मान है ये 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, 96, ये हो गया 2, यानी 96 जूल आपके 96 जूल किया गया कार्य आ गया। कार्य ऊर्जा प्रमेय पे आपके एक क्वेश्चन बनता है। सीधा सीधा गतिज ऊर्जा के बारे में आपको पूछ ले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। इसलिए आपको गतिज ऊर्जा और संवेग को मिला के एक क्वेश्चन पूछा, या तो यहाँ से आ जाएगा या फिर आपके कार्य ऊर्जा प्रमेय से आ जाएगा। अब आप लोग देखोगे तो ये सोचो कार्य ऊर्जा प्रमेय और ये संवेग के साथ संबंध, ये तो सिलेबस में नहीं था, लेकिन इसको सिलेबस से बाहर भी नहीं मान सकते आप। सिर्फ गतिज ऊर्जा अगर टॉपिक दे रखा है तो गतिज ऊर्जा से संबंधित 1-2 छोटे छोटे टाइप ऑफ क्वेश्चन वो बनते हैं, वो आपको आने चाहिए।
तो यहाँ से गतिज ऊर्जा से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद में फिर है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा है कि कोई भी संरक्षी बल है। अब संरक्षी और उससे पहले आप समझो असंरक्षी बल क्या है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फिजिक्स की दुनिया में वो जितने भी फोर्स, ऐसे जितने भी बल हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य W, किया गया कार्य W पथ पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता। इसका मतलब कैसे पता चलेगा पथ पर निर्भर करता है कि नहीं करता? एग्जाम्पल चेक करते हैं। मान लो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, इसके द्वारा किया गया कार्य मतलब आप एक वस्तु है m द्रव्यमान की, उसको h ऊंचाई से गिराओ यहाँ पे आने में, ठीक है, उसको यहाँ तक आने में एक समान पृथ्वी के धरातल द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण नियता गुरुत्वाकर्षण त्वरण लग रहा है g, वो m द्रव्यमान की वस्तु हो या 2m द्रव्यमान की वस्तु हो, सब पे बराबर लग रहा है। h ऊंचाई से गिरा रहे हो, ठीक है। उसके बाद में किया गया कार्य क्या होगा, आप इसको यहाँ से यहाँ तक, यही h ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ऐसे गिरा दो, या फिर दूसरा इसी ऊंचाई को आप दूसरे रूप में गिरा दो कार्य एक पथ का, यानी आप ऐसे कर दो, इस ऊंचाई को 2 भागों में बांट दो, यहाँ से यहाँ तक गिराओ, फिर यहाँ से दोबारा उसको यहाँ तक गिराओ, 2 अलग अलग पथ हो गए उसके, तो भी आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा किया गया। उसको यहाँ से ऐसे लेके आओगे, फिर यहाँ से लेके आओगे, तो भी आपको किया गया कार्य जो है वो पथ पे ऐसे नहीं कि यहाँ इस रास्ते से लेके आओगे तो कार्य का मान अलग आएगा, इस रास्ते से लेके आओगे तो अलग आएगा, इस रास्ते से लेके आओगे तो अलग, एक ही कार्य आएगा mgh, ठीक है। यानी सिर्फ ऊंचाई पे डिपेंड कर रहा है गुरुत्वीय त्वरण और m। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इस गुरुत्वाकर्षण बल के जो क्षेत्र में किया गया कार्य उस पथ पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? संरक्षी, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये कोई m द्रव्यमान का ब्लॉक है, जिसको आप यहाँ से इधर कोई बल द्वारा इधर की ओर लेके जा रहे हो, आप घसीट के लेके जा रहे हो। एक तो ये सरफेस ऐसी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस है, चिकना समतल है। एक ऐसा है जिस पे आप बहुत ज़्यादा खुरदरा सरफेस है, और यहाँ से यहाँ तक एक जैसे ही लेके जा रहे हो, ठीक है। और अलग पथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक मान लो थोड़ा सा ये स्मूथ है, उसके बाद में फिर थोड़ा सा खुरदरा हो गया। तो बल द्वारा किया गया कार्य अब की बार पथ पर निर्भर कर रहा है, पथ पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ये जो बल है, घर्षण बल यहाँ पे जो लग रहा है इसके विरुद्ध में, ये घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करेगा। इसका मतलब घर्षण बल कौन सा बल है? असंरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपको क्या डिफरेंस करना है कि वो ऐसा क्षेत्र में ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, वो कंजर्वेटिव हो गया, संरक्षी बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ठीक है। विद्युत क्षेत्र को भी आप विद्युत बल को भी कह सकते हो, ठीक है। वो दोनों, ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, विद्युत बल हो गया, ये संरक्षी बल हो गए, ठीक है। इसके विपरीत में आप उल्टा करो कि पथ पर निर्भर करता है तो घर्षण बल हो गया। या फिर आप मान लो कि हाँ, कोई एक लोहे की बॉल है जो एक पात्र के अंदर तरल भरा हुआ है, वो तरल पानी है, तो वो लोहे की बॉल को आप छोड़ोगे तो अलग तरीके से नीचे जाएगी। आप उसकी जगह पात्र में घी डाल दो, या फिर कोई दूसरा ग्लिसरीन डाल दो, अल्कोहल डाल दो, और दूसरा और कोई लिक्विड डाल दो, तो वो शान बल, जो कहने का मतलब शानता का जो विस्कोसिटी, विस्कोसियस फोर्स जो है शान बल, वो भी पथ पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब शान बल भी क्या हो गया? असंरक्षी बल हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो हम बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स की। तो कंजर्वेटिव जो स्थितिज ऊर्जा का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि उस पर किया गया कार्य जो पथ पे निर्भर नहीं करता। और कंजर्वेटिव फोर्स में जो आप, जैसे मान लो आप वही स्थिति, जो कोई भी संरक्षी बल है, उसके संरक्षी बल के क्षेत्र में
और किसी वस्तु को विस्थापित करोगे और विस्थापित करने में जो कार्य करना पड़ रहा है आपको, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। संरक्षी बल के क्षेत्र में, संरक्षी बल क्षेत्र में किसी वस्तु को विस्थापित करोगे तो वो आपको किया गया कार्य, बल को विस्थापित करने का मतलब एफ डी एक्स, बात वही हो गई। और विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, इसका मतलब माइनस एफ डी एक्स हो गया। और ये कार्य क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा हो गया, एफ डी एक्स। फॉर्मूला वही है, कार्य का फॉर्मूला बल गुणा विस्थापन, और समाकलन बल गुणा विस्थापन कार्य ही था। अब की बार क्या है, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य आ रहा है तो वो स्थितिज ऊर्जा हो गया। अब यही स्थितिज ऊर्जा, अगर संरक्षी बल कौन सा है, आप गुरुत्वाकर्षण ले रहे हो तो इसका नाम बदल जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यही संरक्षी बल को अगर आप गुरुत्वाकर्षण ले रहे हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए आपके जो टॉपिक है उसके अंदर सिर्फ स्थितिज ऊर्जा नाम दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। जबकि असल में आप देखोगे तो अगर इस बल को आप गुरुत्वाकर्षण बल लेोगे तो गुरुत्वाकर्षण, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अगर इसको आप स्थिर विद्युत बल लेोगे, विद्युत बल कूलाम बल लेोगे, आवेश को लेके आओगे किसी दूसरे क्षेत्र से, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला का सिर्फ इतना ध्यान रखना है, U इक्वल टू माइनस समाकलन एफ डी एक्स। ठीक है, या फिर डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इक्वल टू इधर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कैसा आएगा देखो एक बार, यानी स्थितिज ऊर्जा का आपका हो गया, स्थितिज ऊर्जा और बल के बीच में क्या संबंध होगा, डी यू अपॉन डी एक्स। ये बल कौन सा है, पहले तो ये ध्यान रखना है, ये संरक्षी बल है, घर्षण बल नहीं हो सकता ये कभी भी, शान बल नहीं हो सकता, गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, ठीक है, विद्युत बल हो सकता है, ऐसे संरक्षी बल हो सकते हैं। ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये इसका दूरी के सापेक्ष अवकलन हो गया। अब आपको दिया हुआ है, मान लो स्थितिज ऊर्जा U बराबर, क्वेश्चन देखो पेज नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऊर्जा अदिश राशि है इसलिए कोई भी इसकी दिशा नहीं दी हुई है। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा दी हुई है और पूछ रहा है कि बिंदु, इस स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में बिंदु P है 1 2 3 पर लगने वाले बल का मान F पूछा है। तो F बराबर क्या करोगे आप, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो x तो तब था जब सिर्फ एक दिशा में था, यहाँ x y z तीनों है, तो इसको ऐसे लिख दूं मैं फिर, डेल u बाई डेल x आई कैप प्लस डेल u अपॉन डेल y जे कैप प्लस डेल u अपॉन डेल z के कैप। ऐसे क्यों लिखा है, x y z तीनों निर्देशांक आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे सिर्फ x नहीं ले सकते ना, फिर इसको r मानना पड़ेगा। अब ये आई कैप के अकॉर्डिंग करोगे तो x आ जाएगा, जे कैप के अकॉर्डिंग हो तो y, और के कैप के अकॉर्डिंग z। अब यहाँ से आपका अवकलन करना है, तो f इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का 2x आई कैप प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन 2y जे कैप प्लस जेड स्क्वायर का अवकलन 2z के कैप हो गया। अब क्या कह रहा है, ये मान रख दो, x y z के मान 1 2 3 रखना है, तो f इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, f x का मान 1 रखना है, तो माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये बल का मान आ गया। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा में ये क्वेश्चन आएगा तो यही इसी पे ही आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, जो कि मैंने आपको करा दिया है। बाकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में दोनों में मिला के एक क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तक एग्जामिनर पहुँचेगा ही नहीं, कार्य ऊर्जा प्रमेय में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये आपको हो गया, ये स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला। दूसरा है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग को खींचने में भी आप कर सकते हो, तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 1/2 के एक्स स्क्वायर, के क्या है, ये आया कहाँ से, चलो एक बार देख लेते हैं, F इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स होता है,
W इक्वल टू एफ को क्या लिख सकते हो स्प्रिंग के लिए, के एक्स। ये मान लो कोई स्प्रिंग है, इसको आप खींच के विस्थापित x विस्थापित करके छोड़ देते हो, खिंचाव खींच x सेंटीमीटर आपने इसको खींच लिया F बल लगा के, तो स्प्रिंग नियतांक F के बराबर F अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप F की जगह मैंने क्या लिख दिया, kx। k क्या है, स्प्रिंग नियतांक। यहां से आपने W इक्वल टू लिमिट क्या रखी, x1 से x2, तो क्या आ जाएगा, k कांस्टेंट है, x का समाकलन x² बटे 2, x1 से x2, तो W बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 k x2² माइनस x1²। यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, किसी एक 10 न्यूटन प्रति मीटर स्प्रिंग नियतांक वाली, देखो हर एक चीज का मात्रक नियम आपको समझना। ये k क्या है, स्प्रिंग नियतांक, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर। कैसे आया, ये F अपॉन x है ना, इसलिए न्यूटन प्रति मीटर। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक स्प्रिंग है जिसका बल नियतांक k बराबर 10 न्यूटन प्रति मीटर है, इस स्प्रिंग को x बराबर 0 से x बराबर 2 सेंटीमीटर खींच के या विस्थापित किया जाता है, तो किया गया कार्य बताओ। और वो कार्य क्या है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है। अभी यही तो बताया ना, संरक्षित क्षेत्र में आपको खींचने में या विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 k का मान है 10 x2² माइनस x1², यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा 10 गुणा 4 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर। ठीक है, ये मीटर में चेंज कर लिया ना, इसलिए यहाँ से आ जाएगा आपका, ये हो गया 2 और 20 गुणा 10 की घात माइनस 4, यानी 0.02, यही आ रहा है। तो या फिर इतना भी लिख सकते हो, जूल। ठीक है, 0.0, ये 103 आ गया, 0.0302, तो ये 20 गुणा 10 की घात माइनस 4 जूल आपके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बन रहा था, स्प्रिंग नियतांक दिया हुआ था, x की इसका विस्थापन किया गया, x बराबर 0 से x बराबर 2 सेंटीमीटर किया गया। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर से 4 कर सकता है, 0 से 2 कर सकता है, और आपको स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा पूछ सकता है। तो आपके क्वेश्चन हो गया ये वाला। उसके बाद में देखो, पहला आपके था कार्य इस चैप्टर में, दूसरा क्वेश्चन था गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन था संरक्षी बल व असंरक्षी बल। ठीक है, और चौथा टॉपिक क्या था आपके, ये 3 टॉपिक हो गए। कार्य में क्या बन रहा है, परिवर्ती बल द्वारा और नियत बल द्वारा। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या बन रहा है, या तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² पे, या फिर P बराबर 2me पे, या फिर कार्य ऊर्जा पर में पे। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। स्थितिज ऊर्जा में क्या बन रहा है, स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू माइनस एफ dx पे, या फिर स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx² से। ठीक है, या फिर यहाँ से स्थितिज ऊर्जा दे दी जाए और आपको F पूछ ले। ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन बन गए। संरक्षी और असंरक्षी क्षेत्र की परिभाषा, डेफिनेशन, ये सब आपको, और स्थितिज ऊर्जा का संबंध हमेशा संरक्षित क्षेत्र से होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद में चौथा पॉइंट आपका बनता है शक्ति, पावर। परिभाषा क्या है, शक्ति कार्य करने की दर को W/T। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, W को आप लिखते हो F dx, T को हो गया dt लिख दिया, तो यहाँ से क्या मिला, P बराबर F.dx था, तो यहाँ से F.dx/dt। वापस पहले चैप्टर में आ जाओ, V बराबर dx/dt। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होता है, वेग होता है, तो F.v हो गया।
यहाँ से सबसे इजी क्वेश्चन आपके आ सकता है, कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, दो क्वेश्चन छोटे छोटे सिंपल, एक या दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। एफ का मान दिया जाएगा, वेग का मान दिया जाएगा, बल और वेग का मान दिया जाएगा, यहाँ से आपको शक्ति मिल जाएगी। मात्रक विमा क्या हो गया इसका, जूल प्रति सेकेंड, इसको आप वाट भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ से भी आपको आ सकता है, ये बल एफ का मान दे दिया, न्यूटन में दे दिया, और इसका मान मीटर प्रति सेकेंड, विमा हो जाएगी, यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। ये शक्ति का टॉपिक हो गया, 4 टॉपिक आपके बनते हैं। उसके बाद में देखो आपको क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, कार्य पे सारे क्वेश्चन आपको करवाती है, ठीक है। और कार्य ऊर्जा पर में हो गया, एक क्वेश्चन आपके है 1 2 तीसरे नंबर पेज पे एग्जाम्पल है, ठीक है, कि एक 0.5 kg के द्रव्यमान को 5 मीटर की ऊंचाई से मुक्त किया जाता है, तब गुरुत्वीय बल द्वारा वस्तु को धरातल पर पहुंचाने में किया गया कार्य ज्ञात करो, ठीक है। ये आपको पूछा है, आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मान लो 5 kg या 500 ग्राम एक ही बात है, ठीक है, दोनों में ये क्वेश्चन है। तो कार्य ऊर्जा पर में से हो जाएगा, आपको दिया हुआ है m बराबर 0.5 kg द्रव्यमान, और ये कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचाई से इसको स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है, u बराबर 0, ठीक है। यहाँ से v बराबर क्या आएगा, √2gh, यही आता है। एक भी में गति उस चैप्टर में पढ़ा था, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु को आप 5 ऊंचाई से गिराओगे तो v बराबर √2gh आ जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है किया गया कार्य बताओ, तो किया गया कार्य W बराबर डेल्टा के, कार्य ऊर्जा पर में से क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1/2 m का मान है 0.5, v का मान है v² यानी 2gh, माइनस प्रारंभिक वेग, स्वतंत्रता पूर्वक गिरने का मतलब हो गया यहाँ से आपको ऐसे मुक्त रूप से छोड़ा गया था, तो ये 0 हो गया। W बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 0.5 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 5, यहाँ से क्या मिल रहा है आपको 25 जूल। ये सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल आपका कार्य ऊर्जा परमेय पे 3 नंबर पेज पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में फिर है आपके ये हो गया 1 2 3 4 नंबर पेज पे देखो आप, 4 नंबर पेज पे क्वेश्चन है स्प्रिंग वाला, ठीक है। यदि दो स्प्रिंगों के स्प्रिंग नियतांकों का अनुपात 2:3 है, यानी K1 अनुपात K2 दे रखा है 2:3, इन पर एक समान बल आरोपित किया जाता है, तो संचित ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करो। संचित ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करो, यानी इन पे बल F1 इक्वल टू F2 एक समान लिया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर अभी आपने किया था 1/2 kx² होता है, ठीक है। या फिर और k को भी क्या लिखा है हमने F/x, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर x इक्वल टू F/k, यहां से ये आ जाएगा। तो U1 इक्वल टू 1/2 kx² यानी F²/k², तो U1 इक्वल टू F²/2k। आपको पता है स्थितिज ऊर्जा U1 इक्वल टू 1/2 kx² होती है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है, K1 K2 दे रखा है, F1 F2 दे रखा है, इसका मतलब x का कोई काम नहीं है, तो x को हटाना है। यहाँ से x को हटाना तो F इक्वल टू kx होता है, F इक्वल टू kx होता है, तो यहाँ से x का वैल्यू F/k हो जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू F²/k² कर दोगे यहाँ से। यानी अब जो फॉर्मूला है स्थितिज ऊर्जा का वो आपका क्या है F²/k। अब F और k क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ से U1/U2 इक्वल टू क्या लिखोगे, U2 भी हो जाएगा ऐसे ही सेम, ये लिख दिया आपने F1 K1। U2 का मान क्या होगा 1/2 F²/K2। U1/U2 आप क्या करोगे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, आप क्या बचा गया, ये देखो 1/2 F1²/K1, फिर 1/2 F2²/K2,
यहाँ से u1 अपॉन u2 इक्वल टू क्या मिल रहा है, ये कट गया, ठीक है। F1 F2 बराबर है, यानी इनका भी कोई रोल नहीं है, तो क्या बचा है सिर्फ K2 अपॉन K1, और K2 अपॉन K1 क्या दे रखा है 3/2, ठीक है। तो आपके ये ऑप्शन हो जाएगा 3/2। ये आने वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, स्प्रिंग वाला, स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग में आप मान सकते हो, ठीक है। इसके बाद में स्प्रिंग पे एक आधा क्वेश्चन इजी वे में और भी दे रखे हैं छोटे छोटे, वो आप कर लोगे, ठीक है। वही है, एक यदि 10 न्यूटन प्रति मीटर की स्प्रिंग को x बराबर 2 मीटर से x बराबर 4 मीटर तक खींचा जाता है तो किया गया कार्य बताओ। तो सेम वही 1/2 kx2 स्क्वायर 1/2 kx2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा हो गया। उसके बाद में फिर आपके संरक्षी और असंरक्षी बल हो ही गए, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। फिर शक्ति पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, शक्ति पे क्वेश्चन बच गया था, वो आपको करना। देखो लास्ट पेज पे देखो, नोट्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक 500 kg की लिफ्ट को ऊपर की ओर नियत चाल से, अच्छा ये तो सोल्ड एग्जाम्पल है, अनसोल्ड एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है, नियत शक्ति प्रदान कर रही मशीन आरपीएससी में आया हुआ है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका अनसोल्ड है, ये सॉल्यूशन करवा देता हूँ। लास्ट 14 एग्जाम्पल देखो लास्ट पेज पे, नियत शक्ति प्रदान कर रही मशीन से एक वस्तु विराम अवस्था से सीधी रेखा में गति कर रही है, किसी क्षण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय की nवीं घात के समानुपाती है। तो यानी आपने अभी अभी किया है शक्ति P इक्वल टू FV, ठीक है। P इक्वल टू F को लिखते हो आप MA, V को लिख दिया आपने ऐसे कैसे, ठीक है। उसके बाद में P इक्वल टू, ये क्या कह रहे हैं, विराम अवस्था से सीधी रेखा में गति की वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पूछा है, ठीक है, और इसके दूरी के समय की घात के समानुपाती। यहाँ से आपने लिख दिया m, इसको भी लिख सकते हो v अपॉन टी, और ये भी हो गया v मान लो, p इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन टी, यहाँ से आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद में इसको भी आप v को भी आगे लिख सकते हो x/t, आपको तो यहाँ से ये लिख सकते हो v अपॉन टी हो गया, ये हो गया v, p इक्वल टू एम, फिर v को भी आप लिख सकते हो x अपॉन टी, फिर इसको भी x अपॉन टी, यहाँ से p इक्वल टू क्या मिल रहा है एम एक्स स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, यहाँ से क्या मिल रहा है p इंटू टी क्यूब इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। ऑप्शन क्या आ रहा है देखो आप, अब ये कह रहा है p तो नियत शक्ति है, प्रश्न में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, आप त्वरण को आप वेग बटा समय लिख सकते हो, वेग को विस्थापन बटा समय लिख सकते हो। तो सिंपल एक कैलकुलेशन की है 9th क्लास की, वैसे आप, ठीक है। क्वेश्चन में आपके p को शक्ति को नियत दे रखा है, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। m द्रव्यमान भी नियत है, इसका भी कोई रोल नहीं। इसका मतलब क्या आया, ये आपका जो, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर समानुपाती t की पावर 3, ये दोनों कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल में चेंज हो गए। यहाँ से आपको x समानुपाती क्या आ जाएगा t की पावर 3/2। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, किसी क्षण वस्तु द्वारा तय दूरी समय की nवीं घात के समानुपाती है, यानी समय की nवीं घात, यानी यहाँ से t की पावर n होता तो n की जगह क्या होता 3/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 14, जिसका सॉल्यूशन इसमें नहीं है, अनसोल्ड है, इसको आप इस तरीके से करना है। ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में आपके एक और क्वेश्चन है, क्या, एक m द्रव्यमान का एक कण स्थिर त्रिज्या r के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, जिसमें अभिकेंद्रीय त्वरण ac, अच्छा ये तो अभिकेंद्रीय वाले, अच्छा ठीक है, शक्ति का और अभिकेंद्रीय बल, ये दो चैप्टर में अलग अलग जगह दिया हुआ है, ये भी हो जाएगा क्वेश्चन। इसके जस्ट नीचे वाला एग्जाम्पल देखो आप, m द्रव्यमान का कण स्थिर त्रिज्या r के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, जिसका अभिकेंद्रीय त्वरण ac समय के साथ ऐसे परिवर्तित हो रहा है k स्क्वायर r इंटू टी स्क्वायर, कोई भी त्वरण का मान दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। इस कण
को इस पर कार्य कर रहे बलों द्वारा दी गई शक्ति पूछा है। ठीक है, तो P का फॉर्मूला अपने को तो वही लगाना है, खाली क्या, W/T। ठीक है, F.V, एक तरीका ये था। ठीक, वेग बराबर त्वरण गुणा समय, बात वही है, P बराबर m, ऐसे कैसे। ठीक है, और ये हो गया आपका A का मान पर्सन में दिया हुआ है, क्या है, k² RT², फिर A का मान k² RT² dt। ठीक है, तो P इक्वल टू यहाँ से ये तो ऐसे कैसे आ गया, m k² RT², और उसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो t² का, ये तो कांस्टेंट है, t² का अवकलन हो गया t³ 3। तो आपको तो सिर्फ ये देखना है t² t⁵, यानी शक्ति क्या है, समानुपाती है t⁵/3। तो एक ही ऑप्शन में है, सीधा ऑप्शन ही कट रहा है, आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपको तो t⁵ आ रहा है, तो t⁵ तो एक ही ऑप्शन में है, तो इतना सारा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, t² t⁵, ये कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, सीधा आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से पढ़ोगे तो ठीक है। इसके बाद में फिर क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 300 kg के गुटके को जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर 3 सेकंड में उठाता है, तो उत्पन्न औसत शक्ति तो वही W/T mg/T, ये तो सोल्ड एग्जाम्पल है, हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में क्या क्या है। RPSC सेकेंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार पहला है वर्क डन, क्वेश्चन बनते हैं 2, एक तो हो गया नियत बल द्वारा और एक हो गया परिवर्ती बल द्वारा। नियत बल पे भी 2-3 क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप के बन सकते हैं, वो करवा दिए, परिवर्ती बल पे भी 2 बनते हैं, वो हो गए। ठीक है, उसके बाद में क्या है आपका, दूसरा था काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक इंट्रोडक्शन से, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन से आपके बन जाता है, एक गतिज ऊर्जा को संवेग के साथ संबंध होता है उससे बन जाता है, एक आपका गतिज ऊर्जा पे कार्य ऊर्जा पर में से एक क्वेश्चन बन जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में स्थितिज ऊर्जा से आपका क्या बन जाता है, संरक्षी क्षेत्र और असंरक्षी क्षेत्र को हम संबंध स्थापित करते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा का संबंध हमेशा संरक्षी बल से होता है, कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड से स्थितिज ऊर्जा का संबंध होता है। वहाँ से एक क्वेश्चन क्या बन जाता है, स्थितिज ऊर्जा U = -F/dx। ठीक है, उसके बाद में आपको वहाँ से दूसरा एक स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा U = 1/2 kx², ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यहाँ से 2-3 ये हो गए, 2 क्वेश्चन वो बन रहे हैं और 5 क्वेश्चन ऊपर बन रहे हैं अलग अलग टाइप के। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या था, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, उसी में आ गया। उसके बाद में क्या बचता है, शक्ति, और शक्ति पे सिर्फ फॉर्मूला आपको क्या बन रहा है, P = W/T, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा P = F/V से यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन आपको पता है, कार्य अदिश राशि है, बल गुणा विस्थापन का अदिश गुणनफल है, मात्रक विमा आपको पता होना चाहिए, कार्य ऊर्जा, इन कार्य और ऊर्जा दोनों की विमाएं समान है, मात्रक समान है, शक्ति का मतलब कार्य बटा समय यानी जूल प्रति सेकंड वाट होता है, विमाएं भी आपको पता है, और यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये चैप्टर में आपको करना है, पहले एक चैप्टर को सेम वही तरीका पढ़ लिया आपने, ये वीडियो देख लिया, उसके बाद फिर दोबारा आपको नोट्स पढ़ने, और उसके बाद में आपको मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन करवा रखे हैं, शायद 30-40 क्वेश्चन तो होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, आप देख लेना, मैंने एग्जैक्टली गिने नहीं है, तो जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक बार अटेम्प्ट करना है, जितने क्वेश्चन हो जाएं ठीक है, जिनका क्वेश्चन का दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो उनके सॉल्यूशन भी मैंने दे रखे हैं, तो वो सारे सॉल्यूशन आप चेक करके वहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद में भी किसी को कोई डाउट आता है सॉल्यूशन में, तो आप वैसे मैं आपको और फिर उसका क्लियर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपको इतने ही लगाने हैं, और भी नए क्वेश्चन देने हैं तो वो मैं ही आपको फिल्टर करके उपलब्ध करवा दूंगा। आप अलग अपनी जगह से और खूब सारे क्वेश्चन इधर उधर से आप टाइम वेस्ट करोगे, उतने उसकी आवश्यकता नहीं है। जो कंटेंट आपको दे दिया है आप भरोसा रखिए, उसी कंटेंट से आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। और भी नए क्वेश्चन आपको देने हैं तो मैं नए और जिसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए वो मैं और प्रोवाइड करा दूंगा।
क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं यहाँ पे जितने भी, लेकिन सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग आरपीएससी जितना बना सके उतना मैंने बना दिए, और फिर टाइम टू टाइम यही चैप्टर को और इन्हीं के न्यूमेरिकल को थोड़ा और फिल्टर करके आपको और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आगे वाले चैप्टर में, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करके आओ।